Hello everyone, welcome back to my channel Enlighten with Saswati. So आज का हमारा टॉपिक है debate on the decline of political theory and we have completed all the other videos of this chapter जिसे आप देख सकते हैं by clicking on the I button. So आज का हमारा जो ये टॉपिक है ये फर्स्ट चैप्टर ऑफ ओपी गौबा का लास्ट टॉपिक है. So let's begin without any further ado. In mid-20th century, the exponents of new political science began to question the continued relevance of the traditional political theory. मतलब देखो, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि पॉलिटिकल थ्योरी के दो हिस्से हैं. एक होता है पॉलिटिकल साइंस और एक होता है पॉलिटिकल फिलॉसफी. सो बहुत सारे थिंकर्स थे जिनके बीच में एक डिबेट चल गया था कि पॉलिटिकल साइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पॉलिटिकल फिलॉसफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और उसकी वजह से क्या हुआ, पॉलिटिकल थ्योरी का धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा. तो हम अभी वही पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट थिंकर्स का क्या क्या थॉट्स था इसके ऊपर, क्या क्या व्यूज या ओपिनियन था इसके ऊपर कि पॉलिटिकल थ्योरी का क्यों डिक्लाइन हो रहा है और पॉलिटिकल साइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पॉलिटिकल फिलॉसफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इस लिस्ट में हमारे सबसे पहले थिंकर हैं डेविड ईस्टन. He initially asserted that the traditional political theory was based on mere speculation. It was devoid of accurate observation of the political reality. ईस्टन का कहना था कि जो पॉलिटिकल थ्योरी जो ट्रेडिशनल वाला है, मतलब पुराने जमाने में जो पॉलिटिकल थ्योरी को हम एनालाइज करते थे उसमें ना मेनली स्पेक्यूलेशन उसका बेसिस था. मतलब उसमें लोग ज्यादा एंटिसिपेट करते थे कि फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए और उसमें कोई प्रॉपर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं था. उसमें हम रियलिटी को नहीं देखते थे, उसमें हम ये देखते थे कि क्या होना चाहिए, व्हाट इज आइडियल एंड व्हाट शुड हैपन. सो ये था ईस्टन का ओपिनियन अबाउट द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी. Easton argued that the traditional political theory was the product of the turmoil that characterized the past ages. It had no relevance in contemporary society. ईस्टन ये भी बोल रहे थे कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है ना उसमें सब कुछ एक टर्मोइल का प्रोडक्ट था. टर्मोइल मतलब कुछ भी क्राइसिस अगर सोसाइटी में हो रहा है उसे हम टर्मोइल बोलते हैं और उसी की वजह से पॉलिटिकल थ्योरी का एक नया नया थ्योरी आ रहा था ट्रेडिशनल टाइम पे. बट उसका मॉडर्न सोसाइटी में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में ऑलरेडी सब चीज को हम साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं तो उसका टर्मोइल के साथ कोई रिलेशन नहीं है. इसलिए ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है इन द कंटेम्पररी और द मॉडर्न सोसाइटी. Easton appealed for building up a behavioral political science closer to other social sciences to take its due place in the decision making process. जैसे कि ईस्टन बोल रहे थे कि मॉडर्न सोसाइटी में जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है उसका कोई भी जगह नहीं है. तो अगर हमें पॉलिटिकल थ्योरी को उसका सही जगह देना है, पॉलिटिकल साइंस को उसका सही जगह देना है, देन हमें साइंटिफिक मेथड यूज करना पड़ेगा. हम ऑलरेडी हमारे पिछले वीडियोस में बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म के डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं. तो इधर ईस्टन जो थे वो पहले बिहेवियरलिज्म के एक्सपोनेंट थे. वो चाहते थे कि सोसाइटी में जो कुछ भी हो वो फैक्ट के ऊपर बेस्ड रहे और साइंटिफिक एनालिसिस हो. तो वो इसीलिए बोल रहे थे कि अगर पॉलिटिकल साइंस को उसका ड्यू प्लेस मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा, हमें उसके लिए साइंटिफिकली एनालाइज करना पड़ेगा और उसके लिए हमें बिहेवियरलिज्म लाना पड़ेगा. अगर आपको बिहेवियरलिज्म अच्छे से समझना है देन आप पिछले वीडियोस को मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. Contemporary society would evolve its own value system from its own experience and insight. Political scientists should only focus on building causal theory to explain political behavior. तो ये वही बोला गया है कि अगर हमें मॉडर्न टाइम में पॉलिटिकल साइंस को उसका सही जगह देना है देन हमें हर चीज साइंटिफिकली करना पड़ेगा, हमें हर चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. नो जजमेंट बट ओनली एक्सप्लेनेशन. और इधर सबसे इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है जो कि है कॉजल थ्योरी. सो कॉजल थ्योरी क्या होता है, कॉजल थ्योरी ना एक रिलेशन होता है कॉजेस और कंसिक्वेंसेस के बीच. मतलब अगर ऐसा कॉज है तो ऐसा होगा. मतलब जब हम स्पेक्यूलेशन करते हैं बाय नॉट मेयर स्पेक्यूलेशन बट थ्रू प्रॉपर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एंड ऑब्जर्वेशन, उसे ही हम कॉजल थ्योरी बोलते हैं. However,
Easton changed his view and launched his post-behavioral revolution. In fact, Easton was trying to convert political science from a pure science to applied science. लेकिन बाद में क्या हुआ, जो उनका एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन था, उसमें उन्होंने फिर बिहेवियरलिज्म से पोस्ट बिहेवियरलिज्म में शिफ्ट किया. मतलब वो चाहते थे कि बिहेवियरलिज्म ना रहे, कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म रहे. मतलब साइंस के साथ साथ, फैक्ट्स के साथ साथ वैल्यूज को भी उसका सही इंपॉर्टेंस मिले. और पॉलिटिकल साइंस का मतलब ये नहीं है कि हम पूरा प्योरली साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें अप्लाइड साइंस करना पड़ेगा. मतलब हमें फैक्ट्स के साथ साथ वैल्यूज को भी उसका ड्यू इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा. सो ये थॉट था हमारे डेविड ईस्टन का. फिर आते हैं हमारे अल्फ्रेड कोबन. He argued that political theory had lost its significance in capitalist as well as communist system. इसका मतलब क्या है? अल्फ्रेड कोबन का बोलना था कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था या कम्युनिस्ट सिस्टम था, उस टाइम पे ना ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स थे जो हम पॉलिटिकल थ्योरी से एनालाइज नहीं कर रहे थे. मतलब उस टाइम तक ऑलरेडी पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन हो चुका था. पॉलिटिकल थ्योरी का उतना इंपॉर्टेंस नहीं था एट द टाइम ऑफ कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट सिस्टम. कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट सिस्टम, सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं. कैपिटलिस्ट सिस्टम में हम लिबर्टेरियन डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा कोई पॉलिटिकल थ्योरिस्ट नहीं था जो लिबर्टेरियन डेमोक्रेसी के बारे में बोला था. तो हम कैसे बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी का कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट सिस्टम के टाइम में इंपॉर्टेंस था? यही थिंकिंग था अल्फ्रेड कोबन का. According to him, political theory had taken a back seat under these systems. मतलब कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट सिस्टम के टाइम पॉलिटिकल थ्योरी का सिग्निफिकेंस कम हो गया था. Besides, logical positivists who sought to concentrate on facts to the exclusion of values were also responsible for the decline of political theory. मतलब इधर कोबन बोल रहे थे कि जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म वाले थे, जिसे कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे पिछले वीडियोस में, आप देख सकते हैं आई बटन को क्लिक करके. तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म में ना क्या होता था कि मतलब वो फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते थे, एम्पिरिकल डाटा और लॉजिक पे ज्यादा फोकस करते थे. तो उसी की वजह से धीरे धीरे वैल्यूज का इंपॉर्टेंस कम होने लगा एंड ड्यू टू दैट ओनली पॉलिटिकल थ्योरी का भी डिक्लाइन होने लगा. लेकिन कोबन का कहना था कि अब तक पॉलिटिकल थ्योरी पूरा खत्म नहीं हो गया था. हमें पॉलिटिकल साइंस को यूज करना है सभी क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए, जो कि सोसाइटी में अभी क्वेश्चंस जो आगे आ रहे हैं. It must evolve criteria of judgment which will revive the relevance of political science. मतलब अल्फ्रेड कोबन बोलना चाहते थे कि मतलब अगर हमें पॉलिटिकल थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, देन हमें पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ पॉलिटिकल फिलॉसफी को भी उतना ही वैल्यू देना पड़ेगा. तो नेक्स्ट हमारे थिंकर है लिपसेट. He argued that the values of the contemporary society had already been decided. Lipset questioned the continued relevance of political theory in the days. इसका मतलब क्या है? लिपसेट बोलना चाहते थे कि जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें ना वैल्यूज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है. मतलब जो वैल्यूज हमारे मॉडर्न सोसाइटी के हैं, हमें ऑलरेडी पता है कि सोसाइटी में कैसा क्या होना चाहिए. तो उसके लिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी का क्या ही जरूरत है? पॉलिटिकल थ्योरी हम क्यों यूज करते हैं? एक अच्छा सोसाइटी बनाने के लिए. लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में तो हमें ऑलरेडी पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है. तो पॉलिटिकल सोसाइटी का रेलेवेंस ही क्या रहा? तो वो पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन करते थे. नेक्स्ट हमारे हैं लियो स्ट्रॉस. He argued that the new science of politics was in fact a symptom of the alleged decline of political theory. By adopting positivist approach, it had ignored the challenge of normative issues. It denies that certain things are intrinsically high while others are intrinsically low. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, बट आई विल मेक इट इजी फॉर यू. लियो स्ट्रॉस का कहना था कि जो पॉलिटिक्स का जो न्यू साइंस आया है, मतलब हम जो एम्पिरिकल डाटा पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एज पॉलिटिकल थ्योरी का रेलेवेंस डिक्लाइन हो रहा है, उसी की वजह से पॉलिटिकल साइंस का जो इंपॉर्टेंस है वो आगे आ रहा है. मतलब एम्पिरिकल एनालिसिस और लॉजिकल का जो न्यू इंपॉर्टेंस है वो जो आगे आ रहा है, उसी की वजह से पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हो रहा है. लेकिन
वो क्या बोल रहे थे कि जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच होता है इट हैड इग्नोर्ड द चैलेंज ऑफ नॉर्मेटिव इश्यूज। मतलब हम जब एम्पिरिकल के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं वो नॉर्मेटिव चीजों को इग्नोर करता है। मतलब फैक्ट्स के ऊपर जब हम फोकस करते हैं वो वैल्यूज को इग्नोर करता है। और इससे क्या होता है, एम्पिरिकल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि वो सभी चीजों को मिक्सअप कर देता है। वो कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं रखता है कि इसका वैल्यू ज्यादा है या उसका वैल्यू कम है। वो हर चीजों को फैक्ट्स पे फोकस करवाता है और हर चीजों को साइंटिफिकली देखता है। लेकिन हर चीज साइंटिफिकली हम मेजर नहीं कर सकते। कुछ कुछ चीजों के लिए हमें वैल्यूज को भी सामने लाना पड़ेगा ताकि हम जज कर सके कि किसका वैल्यू ज्यादा है और किसका वैल्यू कम है। हमारे नेक्स्ट थिंकर है जर्मीनो। He argued that in most of the 19th century at early 20th century there were two major causes of the decline of political theory. First, the rise of positivism which led to the craze for science, and second, the prevalence of political ideologies culminating in Marxism. सो जर्मिनो के हिसाब से पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन होने के दो रीजंस थे। सबसे पहला, हम जो तब से पढ़ते आ रहे हैं कि जब से एम्पिरिकल साइंस के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया, लॉजिकल पॉजिटिविज्म पे ज्यादा फोकस किया गया, तब से साइंस को ज्यादा रेलेवेंस दिया गया और पॉलिटिकल थ्योरी का धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। और जो मार्क्सिज्म में डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आए थे उसकी वजह से भी पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन होने लगा। बट now it was again in ascendancy, particularly in the political thought of Oakeshott, Arendt, Marcuse, etc. लेकिन जर्मिनो का कहना था पॉलिटिकल थ्योरी एक टाइम पे डिक्लाइन कर रहा था, लेकिन अभी फिर से पॉलिटिकल थ्योरी का रेलेवेंस बढ़ रहा है। हम कैसे वो जान सकते हैं कि उसका रेलेवेंस बढ़ रहा है? जैसे कि माइकल ओकशॉट के वर्क्स पे, फिर हैना एरेंट के वर्क्स में, और फिर हर्बर्ट मार्क्यूस, इन सबका जो अभी नया नया थ्योरी निकल रहा है उससे हमें पता चल रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। He suggested that in order to understand the new role of political theory, it was imperative to identify it with political philosophy. मतलब अगर हमें सच में पॉलिटिकल थ्योरी को इंपॉर्टेंस देना है देन हमें उसके लिए पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ पॉलिटिकल फिलोसॉफी पे भी फोकस करना होगा। It is neither reductionist behavioral science where everything is reduced to sense experience nor opinionated ideology which accepts some principles to be true without inquiring into their validity. It comprehends both the knowledge of facts and the insight with which that knowledge is comprehended. अगर हमें कोई भी knowledge को truly analyze करना है then हमें उसके लिए facts के साथ साथ values को भी उतना ही importance देना पड़ेगा। पॉलिटिकल फिलोसॉफी इज नथिंग लाइक बिहेवियरल साइंस। इसमें बस फैक्ट्स के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, इसमें फैक्ट्स के साथ साथ वैल्यू को फोकस किया जाता है और दोनों के कंप्लीमेंट्री रोल से एक थ्योरी को एनालाइज किया जाता है। पॉलिटिकल फिलोसॉफी डील्स विद पेरिनियल प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग मैन in his social existence. Any theory separated from the perennial concerns of political philosophy will prove to be irrelevant. इसका मतलब यही है कि पॉलिटिकल फिलोसॉफी हमेशा सभी प्रॉब्लम्स के मैनेजमेंट को हमें बताता है। अगर हम पॉलिटिकल फिलोसॉफी को नहीं पढ़ेंगे देन हम किसी चीज को भी अच्छे से जज नहीं कर सकते। हुआ पेरिनियल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है? जो हमेशा जो प्रॉब्लम सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं उनका सोल्यूशन कौन देता है? दैट इज ओनली पॉलिटिकल फिलोसॉफी। हमारे लास्ट थिंकर है मार्क्यूस इन दिस टॉपिक। According to him, scientific observation leaves no scope for a critical vision in the scientific language. अगर हम बस ऑब्जर्वेशन पे फोकस करेंगे, अगर हम बस फैक्ट्स पे फोकस करेंगे तो जो हमारा क्रिटिकल रीजनिंग जो होता है वो हमारा कम हो जाएगा। जब हम वैल्यूज पे फोकस करते हैं तभी हम अच्छे से जज कर सकते हैं और क्रिटिकल रीजनिंग पे फोकस कर सकते हैं। When we adopt scientific method of study, social science no longer remains an instrument of social inquiry, it becomes an instrument of social control. मतलब इसका सिंपल मीनिंग वही है, अगर हम फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे देन हम सोसाइटी को अच्छे से जज नहीं कर सकते, सोसाइटी को हम एक पॉजिटिव मैनर में कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है सोसाइटी को देन हमें पॉलिटिकल फिलोसॉफी का भी हेल्प लेना पड़ेगा। Political science, like other social and natural sciences, enables us to strengthen our means, but we will have to resort to political philosophy to determine our ends. Means and ends are interdependent. Hence,
पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी प्ले कंप्लीमेंट्री रोल्स इन आवर सोशल लाइफ। इसका मतलब यही है कि अगर हमें कोई भी थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है तो पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ पॉलिटिकल फिलोसफी को भी पढ़ना होगा। और पॉलिटिकल साइंस हेल्प करता है हमारे तरीके को स्ट्रांग बनाने में, मतलब इट इज हेल्पिंग इन स्ट्रेंथनिंग द मीन्स। लेकिन हमें अगर रिजल्ट तक पहुंचना है या अगर हमें एंड तक पहुंचना है देन उसके लिए हमें पॉलिटिकल फिलोसफी का भी हेल्प लेना पड़ेगा। सो हियर वी एंड आवर फर्स्ट चैप्टर। हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हुआ। मैं सेकेंड चैप्टर के वीडियोस भी अभी पोस्ट कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।